मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मेरे एसेट कैपिटल मार्केट्स के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस डिवीजन के डायरेक्टर मनीष जैन जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। बाज़ार के लिए जो सबसे बड़ी दुखती जो नब्ज़ रही है वो है अर्निंग्स। एक बार फिर से ये अर्निंग सीज़न भी अगर देखा जाए तो एक आध कंपनी को छोड़ दे, थोड़े साइन यही दे रहा है कि शायद खराब ही रहे। आज सुबह हमने एक्सिस बैंक के नंबर्स भी देखे, वहाँ पर भी काफ़ी वीकनेस थी। इस समय मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, थैंक्स फॉर दोबारा बुलाने के लिए। बात सही है आपकी। अर्निंग्स जो है मिक्स्ड हैं अभी। काफ़ी जल्दी होगा कुछ भी बोलना अर्निंग्स के बारे में। थोड़े मुझे लगता है जनवरी सेकेंड थर्ड वीक तक एक क्लियर पिक्चर आना चालू होगी। कुछ बड़े स्टॉक्स की जो अर्निंग्स आई हैं मिक्स्ड हैं, या ओवरऑल कहें तो स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स रिएक्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं कुछ एक कमेंट्री है जिसने डिसअपॉइंट कर दिया। तो शुरुआत अगर देखें तो कुछ बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो ये थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग हो सकता है बाजार के लिए आगे जाके। ओके, तो इस वॉलेटिलिटी में फिर मेरा अगला सवाल कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहाँ पर अपने आप को लिमिटेड रखें? किन सेक्टर्स में अगर इनको कैश कॉल नहीं लेनी है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें फिर? मतलब जी यहाँ पर एक चीज़ और करना पड़ेगा कि थोड़ा एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपनी अप्रोच चेंज करें और ये मानकर चलें कि कैश भी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। और थोड़ा 15 से 20% का कैश अगर हम रखें और उसे पोर्टफोलियो का हिस्सा मानकर चलें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें डिफेंस हमने बात की थी कि डिप्स में देखा जा सकता है। आईटी ठीक है, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, बट ओवरऑल अगर अपन देखें तो आईटी पर उम्मीद अच्छी है। सो बट स्टिल अप्रोच थोड़ा चेंज करना चाहिए कि कैश को भी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा मानकर चला जाए। अभी फार्मा थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर नज़र रख सकते हैं। एक बार ये अर्निंग्स आनी चालू हो जाए बाकी कंपनियों की, फार्मा की, ऑटो की, तो उस पर और एक व्यू बनाया जा सकता है कि आगे इन सेक्टर पर कैसे नज़र रखी जा सकती है। डिफेंस थोड़ा एक ऑल टाइम फेवरेट रहेगा जिस पर हमेशा हम नज़र रख सकते हैं। मनीष जी, आज हम एक्सिस बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन भी दिख रहे हैं। हालांकि आप, मुझे मालूम है स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रेट सेंसिटिव्स में अगर हम अपनी चर्चा को ले जाएं तो बैंकों पर आपका आकलन क्या कह रहा है इस वक्त? इस बार की क्वार्टरली नंबर्स भी क्या आपको निराश करेंगे? और अभी क्या बैंकों से भी थोड़ा समय के लिए दूरी बनाए रखें, या फिर जो प्राइस डैमेज हुआ है उसके बाद ये ठीक लग रहा है आपको? नहीं वीरेंद्र जी, ओवरऑल एक अभी दूरी बनाकर रखना ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट कम होने की स्पीड में कमी आई है, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जो है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बैंकों में अभी भी मुझे लगता है कि एक क्लियर व्यू नहीं लिया जा सकता, और बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा हम दूर रहें तो अच्छा है। नॉन लेंडिंग सेक्टर्स पर फोकस करना ठीक रहेगा। उसमें आपके एएमसी हैं, डिपॉजिटरीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, इंश्योरेंस हैं, उन पर अपन फोकस कर सकते हैं। और वीरेंद्र जी, एक ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर एक लार्ज ट्रेंड को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ग्लोबली अगर हम देखें तो एक जिस तरीके से येन कैरी ट्रेड पहले चला करता था, उसी तरीके से अब एक युआन कैरी ट्रेड की संभावना बनती हुई दिख रही है। और उसके इम्प्लीकेशंस इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा हो सकते हैं, जिस पर शायद लोगों ने अभी ध्यान देना चालू नहीं किया है। जब ये ट्रेंड डेवलप होते हैं तो ये बड़े ट्रेंड डेवलप होते हैं, और आगे जाकर इमर्जिंग मार्केट करेंसी किस तरीके से बिहेव करती है, इन ट्रेंड्स की वजह से इन्फ्लेशंस किस तरीके से बाहर आते हैं ग्लोबली और इंडिया में, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टर सिर्फ डिप्स पर फोकस ना करें, ये बड़े ट्रेंड किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं वो मार्केट का एक बड़ा ट्रेंड डिसाइड करेंगे। तो कैश को आप तवज्जो दे रहे हैं मनीष जी। अच्छा, ये एक होती है ना मनीष जी, मल्टी एसेट अप्रोच।
उसमें जी। जहां आप थोड़ा डेट की तरफ जाते हैं, खैर अब डेट की क्या बात करें इस वक्त, बट जो गोल्ड है क्या वो इस वक्त एक सुरक्षित विकल्प है? 78,000 की रेंज में है, काफ़ी समय से इस रेंज में स्टेबल है, मेरे ख्याल से 80,000 तक का इसने मूव दिया था। अभी गोल्ड पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, प्रीशियस मेटल्स पे? तो वीरेंद्र जी बिल्कुल, एक्चुअली ये बात थोड़ा कहना मैं भूल गया था जो आपने बताई। मल्टी असेट अप्रोच ही रखना पड़ेगा 2025 में, जिसमें गोल्ड आपके असेट का हिस्सा होना चाहिए। और अ, अ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बनी रहेंगी, गोल्ड आपको कंटिन्यूअसली एक स्टेडी रिटर्न दे सकता है। और अगर एक गोल्ड के लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो इक्विटी एज अ क्लास और गोल्ड एज अ क्लास 1-2% ऊपर नीचे ही रिटर्न देते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में गोल्ड फेवरेबल दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। और लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड एज अ क्लास डेफिनेटली आपको करीब करीब एक सेम रिटर्न दे देता है। ओके। इसके अलावा और थीम्स में कोई पर्टिकुलर थीम बैक कर रहे हैं आप 2025 में? अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो सके तो और अच्छी बात होगी, वरना सेक्टर्स जहां पर आप पॉजिटिव हो। सेक्टर्स में अनुज जी, थोड़ा सा मैं भी वेट कर रहा था कि क्वार्टरली अर्निंग्स किस तरीके से पैन आउट होती हैं। बट ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो मुझे लगता है पावर और डिफेंस पर फोकस कर सकते हैं। फार्मा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चालू हो रहा है। एक बार किस तरीके के रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं, उसका एक वेट कर लिया जाए। ऑटो टू व्हीलर पर हमने ऑलरेडी बात की थी। ओवरऑल वो अच्छा लगता है। तो इन सेक्टर्स में पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। बैंकिंग थोड़ा सा अभी संभल कर रहना ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। लेंडिंग साइड आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा अगर अभी अवॉइड कर कर चलते हैं तो बेहतर रहेगा। आपने फार्मा की बात की, व्हाट अबाउट आईटी? अब तक के जो नंबर्स आए हैं थोड़ा मिक्स बैग रहा है। पिछले साल के सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से था ये, यहाँ क्या भी होगा? आईटी में अनुज जी मैं एक अभी भी पॉजिटिव अप्रोच लेकर ही चल रहा हूँ। और ये थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला व्यू नहीं है। ये 2025 थीमेटिक की अगर बात करें तो वैसा व्यू बनेगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट अब यूएस में आ जाएगी, उनकी किस तरीके से पॉलिसी आएंगी उस पर एक बैट है। और जो लगता है कि ओवरऑल एआई ऑटोमेशन और आईटी को काफ़ी फेवर करेगा। तो जो भी कंपनीज इन थीम्स पर फोकस करती हैं, डेफिनेटली लगता है 2025 में वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आपसे और लूँगा यहाँ पे मनीष जी। एक और स्पेस है जिसको अभी शायद हमने इस चर्चा में इंक्लूड नहीं किया, दैट्स आई थिंक हेल्थ केयर स्पेस। फार्मा एंड हेल्थ केयर, मैं हेल्थ केयर पे यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। दैट इंक्लूड्स आई मीन डायग्नोस्टिक स्पेस या फिर होटल्स, ये आपके सारे हॉस्पिटल्स आते हैं उसमें, माफ़ कीजिएगा। इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? इसमें वीएन जी, जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं या डायग्नोस्टिक्स कंपनी है, पहले अगर अपन हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो एक केपेक्स साइकिल से ये गुजर चुके हैं। 2023 में और 2024 में दोनों में हमने देखा है कि इन्होंने केपेक्स कर लिया है। अब इन्हें दिखाना है कि अब आरओई एक्सपांशन कहाँ से होगा। पैसा आपके पास है, बैलेंस शीट आपकी ठीक हो गई है। अब जो हॉस्पिटल कंपनीज आरओईज अपटिक दिखा सकती हैं बेस्ड ऑन पैसा रेज जो किया है, वो नज़र में रखी जा सकती हैं। पिछली बार जब अपनी बात हुई थी तो मैं उस पर थोड़ा न्यूट्रल था कि एक मुझे अपटिक देखना है कि इसमें कहाँ पर आरओई में अपटिक आ रही है। डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी रीजन स्पेसिफिक है। पैन इंडिया प्रेजेंस जो है अभी भी आप देखें तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर पूरी तरीके से इमर्ज नहीं हो पाया है। तो इसमें थोड़ा एक कंसोलिडेशन होने की संभावना है। और अच्छी बात यह है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो चुकी है, तो इनका मुझे लगता है मार्जिन कंप्रेशन उतना नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल प्राइसिंग पावर के लिए और कंसोलिडेशन के लिए इन काउंटर्स में वापस आने में फिर से थोड़ा समय लग सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर्स की बात करते हैं। हमारे